आपका इंटरव्यू था यूएस एम्बेसी इस्लामाबाद में, जिसके एंड पर जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग मिलती है तो काउंसलर ऑफिसर रिक्वायर आपसे करते हैं कि आपने DS5535 को सबमिट करना है ताकि आपके AP पर काम हो सके, काम आगे चल सके। चाहे आपका CR1 है, I1 स्पाउसल कैटेगरीज हैं या कोई और भी F बेस कैटेगरीज हैं जो फैमिली बेस होती हैं, जिस तरह हमारी F4 थी। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि आपने DS5535 को कहाँ से रिट्रीव करना है, कहाँ उसको अपलोड करना होता है, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैंने किस तरह फील किया था। शायद वो आपको इंसाइट दे, आपको एक हेल्पफुल गाइड हो जाए, एक डायरेक्शन हो जाए। तो आ जाएं आज की वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। DS तो ये साइड में मेरा इंस्टाग्राम पेज आ रहा है, पहले जाकर इसको फॉलो करें। DM में स्लाइड करके फिर प्राइवेट नेचर का सवाल पूछेंगे। प्राइवेट नेचर का नहीं होता है तो हमेशा प्लीज़ उसको आप कमेंट सेक्शन पूछेंगे। इससे ये होता है कि जब मैं उन बातों को, उन कमेंट्स को एड्रेस करूँगा अपने एक्सपीरियंस से, या कोई और एड्रेस करता है, तो सबके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। और इस चैनल का पर्पस ये है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प करनी है इमिग्रेशन प्रोसेस में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है बासित। यूएस में न्यू इमिग्रेंट अपनी जर्नी को डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ वीडियो के सूरत में, ताकि कल को कोई न्यू इमिग्रेंट आता है इस प्रोसेस में इंटरेस्ट होता है, उसके लिए हेल्पफुल गाइड हो सके। तो आज की वीडियो में हम जब डिस्कस करने जा रहे हैं, या दिखा रहा हूँ मैं आपको कि मैंने अपना DS5535 किस तरह भरा था, कहाँ से रिट्रीव करना होता है, कहाँ अपलोड करना है, तो सारा इस वीडियो हम कवर कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी हुई जिसके अंदर ओवरव्यू दे रहा हूँ कि DS5535 होता क्या है, पहले जाकर उसको देख लें, काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई। फिर इस पार्ट पर आ जाएँ, फिर आप दोनों पार्ट को जो कनेक्ट करेंगे तो इट विल गिव यू अ बिगर पिक्चर। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। गूगल इज़ योर फ्रेंड, और आपने इसको इस पर फोकस मैं इसलिए हमेशा देता हूँ गूगल का, कि जब इंशाल्लाह आप एज अ न्यू इमिग्रेंट आएंगे, 100 में से 90 सवालों का जो होगा ना जवाब आपको गूगल से मिल जाएगा। गूगल बहुत अच्छी रिसोर्स है। अगर आप US से अभी तक नहीं आए हुए, फ़ोन इस्तेमाल करना सीखें, स्मार्टफोन स्पेशली। उसके बाद इंटरनेट क्या होता है, गूगल क्या होता है, बेसिक कमांड्स होती हैं। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो फ्यूचर में आएगी कि लोग पूछते हैं कि यार हमने अपनी फील्ड की जॉब लेनी, कॉर्पोरेट जॉब लेनी है, तो उसके लिए भी आपकी काफ़ी बेसिक जो होती हैं चीज़ें पाकिस्तानियों की नहीं है। ख़ास तौर पर जब मैं कमेंट्स देखता हूँ, जब मैं इंस्टाग्राम के DM में आके लोग सवाल पूछते हैं, तो सॉरी टू से काफ़ी वर्क करने की ज़रूरत है। तो ईजी नहीं लेना। इस तरह नहीं है कि दरख्तों में पैसे लगे हुए हैं, प्रिंटिंग प्रेस है जहाँ से पैसे निकल रहे हैं, और जॉब की जो है ना कहते हैं लूट लगी हुई है। कंपटीशन है, हर स्टेट होती है। फिर लोग हमेशा सवाल पूछते हैं कि यार कौन सी स्टेट में जाएँ। तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी जिसमें जॉब मार्केट, क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह जॉब मिलती है, किस तरह ढूंढते हैं, सारा हम उसको डिस्कस कर लेंगे। तो जिस तरह आपकी स्क्रीन पर गूगल पर जाना है, आपने इजीली सिंपल लिखना है कि US एम्बेसी इस्लामाबाद DS5535 लिख लेना है। और इस स्टेप से पहले अब मैं आपको दो सिचुएशंस बताता हूँ। एक सिचुएशन ये है कि आपका इंटरव्यू हो चुका है, और आपके इंटरव्यू के एंड पर जब आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग मिली है, AP मिली है, 221G जिसको कहते हैं। यहाँ कार्ड आ रहा होगा जिसको मैं AP को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि AP होती क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग है क्या। तो वो वीडियो जाकर देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको AP में उन्हें काउंसलर ऑफिसर ने कह दिया कि यार आपने हमें अब सबमिट कराना है DS5535, इट मीन्स यू हैव टू डू इट, अदरवाइज वो AP तो आगे चल ही नहीं सकती, प्रोसेस आगे चलेगा नहीं। उस पर भी लिंक होता है, उस पर भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो लोग ज़्यादा कंफ्यूज हैं, अब क्या करें हम। भाई उसको सुकून से बैठ के आप रीड करें। इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो फ्यूचर में आएगी जिसमें मैं अपना अपना 221G दिखा दूंगा, और इसमें बेतहाशा है इन्फॉर्मेशन हाइड कर हम देखें कि कौन सी लाइन का क्या मतलब होता है, क्या करना होता है। बहुत सिंपल होता है, सारा प्रोसेस उन्हें सिंप्लीफाइड रखा है, कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। लोग पैनिक हो जाते हैं तो इसलिए उनको लगता है बहुत मुश्किल है। गूगल पर आपको लिखेंगे US एम्बेसी इस्लामाबाद DS5535, एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल, क्योंकि ये मैं इधर वेबसाइट पर आकर मैं लिंक चेक कर चुका हूँ। अब पहला लिंक तो ये देखें, US एम्बेसी एंड कॉन्सुलेट्स इन पाकिस्तान .gov। हमेशा मैं कहता हूँ कि सोर्स वेबसाइट जिसमें .gov आता है, ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाया करें। थर्ड पार्टी पर जाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई चीज़ आप सुने अपने रिश्तेदारों से, मुझसे, किसी और से भी, हमेशा जो 3 सोर्सेज हैं आप जाके उधर चेक किया करें कि क्या ये इन्फॉर्मेशन वहाँ है या नहीं है। आपकी सबसे पहले USCIS की वेबसाइट, नंबर 2 पर NVC, और तीसरे पर जो भी आपकी रेलिवेंट कॉन्सुलेट या एम्बेसी है, जैसे हमारे केस में पाकिस्तान में US एम्बेसी इस्लामाबाद है। इसी तरह यहाँ पर 3 पार्ट सीरीज़ मैंने बनाई थी जिसमें तीनों स्टेजेस को मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार अब मेरे पास वेलकम लेटर, अब क्या करना है, मेरा केस अप्रूव हो गया, मैं क्या करूँ। 3 पार्ट सीरीज जिसमें मैं USCIS, NVC और तीसरा US एम्बेसी इस्लामाबाद को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या किस तरह प्रोसेस चलता है। अब मैं लिंक खोलता हूँ
और सामने एरर आ गया, अब क्या करें? वो हो ये क्या हुआ? वेबसाइट ऑफिशियल है, ऊपर .gov लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है कि यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसको टेस्ट आउट किसने करना है वो उन्हें मेथड भी बताया हुआ है, लोगो सब कुछ। कई बार हो जाता है कि अब एम्बेसी से भी जो कह लें टेक्निकल ग्लिचेस होती हैं, मिस्टेक्स होती हैं। हमारे केस में मुझे याद है जब भी कोई उनसे आती थी ना, कम्युनिकेशन आती थी, ख़ास तौर पर मेडिकल्स के लेटर्स आते थे। एक लेटर आया जिसमें स्पेलिंग मिस्टेक थी, मैंने कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट कराई, क्योंकि यू नेवर नो कि आप मेडिकल सेंटर जाएँ वो कहें ओहो अपॉइंटमेंट पहले मुश्किल से मिलती है, 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते बाद मिलती है, जाएँ वो कहें आहो आपके तो पासपोर्ट से स्पेलिंग नहीं मैच कर रहे, अब आपका मेडिकल नहीं कर सकते। क्योंकि जब आपको इंटरव्यू लेटर मिलता है और जब आपका मेडिकल हो रहा होता है और इंटरव्यू, उसमें बहुत कम दिन होती हैं। तो मेक श्योर हमेशा जब भी आपको लेटर आए आप उसको रीड करें, उसमें कोई एरर हो आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके नाम में, उसको करेक्ट करें। ठीक है, पहले हमने मेडिकल किया, और अगर आपने मेडिकल वाली वीडियो नहीं देखी, यहाँ पर 2 पार्ट सीरीज़ है, जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियोस बनी हुई है, पाकिस्तान से बनी है क्योंकि रिटर्नली पाकिस्तान गया हुआ था। तो पहला मेडिकल आता है, वो हो गया, उसमें एपी लगी, डीएनए मिल गया, मैं तो डीएनए आपको अंडरस्टैंड करना, आपका डीएनए मिल चुका है, तो यहाँ अगेन 2 पार्ट सीरीज़ वीडियो है, जाकर देखें, काफ़ी अच्छी वीडियोस बनी हुई हैं, काफ़ी हेल्पफुल हैं। अब एपी लगी है, एपी के बाद कोविड आ गया, उसमें ट्रैवल बैन आ गया, वो अब ट्रैवल बैन ख़त्म हुआ है, तो सॉरी 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 नहीं, एपी मिली है, एपी ख़त्म हुई है, उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम आपका सेकंड मेडिकल कराते हैं, क्योंकि उन्हें वीज़ा इशू करना है। अब वो मेडिकल लेटर आया ना, उसमें अब 3 एप्लीकेंट में से 2 का नाम है, एक का है ही नहीं। अब मैंने रीड किया, मैं कि शायद पहले चाहते हैं ये 2 कर लें, फिर एक और लेटर आएगा और उसका भी हो जाएगा। लेकिन होता है अंदर से आवाज़ आती, दिल नहीं मान रहा, समथिंग इज़ नॉट लाइक मैचिंग अप। उनको मैंने कहा कि भाई केस में जो 3 एप्लीकेंट हैं, इंटरव्यू पर 3 लोग गए हैं, तो आपने 2 का क्यों भेजा है? वो कहते हो हमसे मिस्टेक हो गई है, अब हम आपको नया लेटर देते हैं। उन्हें नया लेटर दिया, हफ्ते बाद आ गया, जिसमें तीनों के नाम थे। तो यहाँ से फिर मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई कि इवन दो यूएस एम्बेसी है तो बंदे ही है, ह्यूमन एरर्स होती हैं, ग्लिचेस होती हैं, तो आपने ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको चीज़ मैच ना कर रही ना, आपने उनसे रब्ता कर लेना है। यूएस ट्रैवल डॉक्स बहुत अच्छी रिसोर्स है एम्बेसीज़ की, पूरी दुनिया में है, हर एम्बेसीज़ की होती हैं। तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी जिसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पासपोर्ट को भेजना है, रिसीव करना है, डॉक्यूमेंट को भेजना है। उनका हेल्पलाइन जो है, उनकी जो हेल्प ईमेल है, एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है। जब भी मैंने कोई अपने केस में हमारा इशू आया, कोई ग्लिच आया, मैंने उनको रीच आउट किया, वो रिजॉल्व करती हैं। तो अब देखें आपके सामने एरर आ रहा है, आप कहते हैं यार एरर को क्या करना है, आप वापस पेज पर आ जाएं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करें, देखें यूएस एम्बेसी एंड काउंसलर्स इन इंडिया .gov हमसे रेलिवेंट नहीं है। थोड़ा सा देखें नीचे तो दूसरा एक और लिंक पड़ा हुआ जिसमें लिखा हुआ यूएस एम्बेसी एंड काउंसलर्स इन पाकिस्तान .gov। इसको ओपन कर लेते हैं और ये आपके सामने पेज आ जाता है। इसके सामने अब वही अगेन कंफर्म करने के लिए, क्योंकि अब DS5535 जब आप सबमिट करें, इसमें आपको पर्सनल डाटा है, इस चीज़ को बहुत सीरियस लिया करें। आपके पासपोर्ट नंबर, आपका पूरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, हर चीज़ बहुत अहमियत क्या जो है ना उसकी वेटेज होती है। कभी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर जाके इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, कभी भी किसी और बंदे को नहीं देनी, ऑथराइज बंदे को दिया करें। और मेक श्योर किया करें जिसको भी दे रही हैं, अगर वो आपके बिहार पर फॉर्म भरते हैं ना, आपका पिटिशनर का कोई रिश्तेदार, उनको कहा भाई यार आपकी मेहरबानी है, सबमिट कराने से पहले मुझे दिखा दें, मैं रीड कर लूँ, मैं उसमें कोई एरर है, कोई टाइपो है, मैं उसको देख लूँ। मेजॉरिटी ऑफ टाइम लोग कंफ्यूज होते हैं, घबरा जाते हैं, यूएस का नाम सुनते हैं या एम्बेसी का नाम सुनते हैं, वो घबरा जाती हैं। इसलिए मैंने पूरी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि हाउ टू ट्रैवल इंटरनेशनल फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आते थे कि हम पहले कभी इंटरनेशनल नहीं गए, हमने कभी टिकट नहीं ली, हम कभी जहाज़ ही नहीं बैठे, हम क्या करें, अब इमिग्रेशन हो रही है। तो पूरी एक वीडियो है, सीरीज़ है इट्सेल्फ। वो एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट से जर्नी स्टार्ट होती है, दोहा से होते हुए जाती है सैन फ्रांसिस्को में। तो वो मेरा सेकंड टाइम था, लेकिन इससे पहले मैं फ्लाई कर चुका था, तो मुझे पता था किस तरह इसको डॉक्यूमेंट करना है। काफ़ी हेल्पफुल होगा, काफ़ी ओवरसाइट होगा। तो आपने घबराया ना करें, एम्बेसीज़ जो हैं वो आपकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं, आपकी उनका काम ये नहीं कि हमने इनको वीज़ा नहीं देना, वो कहते हैं कि अगर हम रिक्वायरमेंट पूरी करें, कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करें, हमने उनको वीज़ा देना है। अगेन इसी पर आपका फॉर्म पड़ा हुआ है जहाँ से आपने जिसको फिल करना है, और यहाँ पर सबमिशन है, इसको हम वीडियो के एंड पर आते हैं। आप ये फॉर्म खोल लेंगे,
तो इस तरह का फॉर्म दिखने में मिलता है। ऊपर हमेशा जनरल इंस्ट्रक्शंस आप रीड किया करें। मेजॉरिटी जो आपके सवाल दिमाग में आ रहे होंगे वो इधर आंसर्ड हो जाती हैं। इसमें से जो कुछ चीज़ें जिनको मैं टच बेस कर लेंगे, आपने सब कुछ रीड कर लेना है। वो कहते हैं कि कोई चीज़ आपको एप्लीकेबल नहीं है ना, तो आपने NA लिख लें या नॉट एप्लीकेबल लिख लें। इसके अलावा वो कहते हैं कि अगर कोई जगह कम पड़ जाती है तो एक्स्ट्रा पेज अटैच कर लें। वो भी मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ किस तरह अटैच करना है। और आखिर में कहते हैं कि जो चीज़ें आप पहले मेंशन कर चुके हैं, स्पेशली देखिए वो कह रहे हैं कि चिल्ड्रन आर लिस्टेड इन योर करंट वीज़ा एप्लीकेशन DS 260 या 160। अब 160 260 का क्यों आ रहा है? जिस तरह मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि DS 5535 जो है वो किसी भी वीज़ा कैटेगरी पे लग सकता है, क्योंकि इसका जो मेन काम है वो सप्लीमेंटल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है कि जो चीज़ वहाँ कवर नहीं वो यहाँ कर ली, लेकिन सिमिलर सवाल ही हैं, डजेंट मेक सेंस। हमेशा जनरल इंस्ट्रक्शंस हमें रीड कर लेनी है, उसके बाद फिल करना शुरू करना है। बहुत सिंपल है, सर नेम और गिवन नेम पूछ रहा है। लोग इस पर बहुत गलती करते हैं। शायद एक बंदा है जिसको कोई निक नेम से बुलाता हो, आपने निक नेम से नहीं जाना था, या आपने अपनी एजुकेशन डॉक्यूमेंट से नहीं जाना था। सोर्स डॉक्यूमेंट जो हमेशा जो नाम डेट ऑफ बर्थ आती है ना, नंबर 1 पर आपका पासपोर्ट आएगा, क्योंकि पासपोर्ट नादरा से लिंक है और नाजरा ही से वो बर्थ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, सारे डेटाबेस आ रहे हैं। सब में कोशिश करें, अगर आपका किसी रिलेटिव ने 2010 में केस अप्लाई किया है तो ऑलमोस्ट F4 को 16-15 साल लग जाते हैं, तो 25-26 में आपकी बारी आनी है। इतनी देर में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स खोलें, देखें यार एजुकेशन डॉक्यूमेंट कोई करेक्शन की ज़रूरत तो नहीं है। जब लोगों के सर पर कोई बात पड़ती है ना, पाकिस्तानियों को खास तौर पर, कि अब महीने बाद अब आपने सबमिशन करवानी है, अब आप देख रहे हैं यार मेरा तो डेट ऑफ बर्थ ही गलत है एक डॉक्यूमेंट में, इसमें कुछ और, इसमें कुछ और है, तो ये पहले टाइम लिया करें। ख़ास तौर पर अगर आपका भी I-130 अप्लाई हुआ है, अभी से लग जाएं, वीडियोस देखें कि यार NVC स्टेज में क्या होना है, एम्बेसी स्टेज में क्या होना है, अपने आप को प्रिपेयर करें। ड्रामे कम देखें, यूट्यूब पर वीडियो कम देखें, इंस्टाग्राम पर रील्स कम देख लें, इस पर फोकस करें। बहुत कॉमन मिस्टेक है, लोग सवाल पूछते हैं कि हमने अपना जो है ना नाम गलत कर दिया, अब क्या करें। तो पहले तो पासपोर्ट देखें, सर नेम गिवन नेम वहाँ लिखा उसी तरह लिखना है। हम एग्जांपल के लिए ABC कर लेते हैं, कॉमा आता है XYZ। अब मैंने कॉमा क्यों डाला है, लिटरली वो ऊपर बता रहे हैं कि सर नेम के बाद एक कॉमा आ रहा है, तो ये है कि आप रीड किस तरह कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किस तरह कर रहे हो। यही चीज़ें आपको काम आएंगी जब इंशाल्लाह आप USA आएंगे, जॉब्स के अप्लाई करेंगे। कोई भी ऑफिस वर्किंग इन्वायरमेंट होता है, उसमें बहुत मन्यूट चीज़ें होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स होती हैं, तो इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो आएगी। लेकिन यह आपको प्रैक्टिस रन हो सकता है कि आपने कभी PDF में कभी डाटा नहीं डाला, सेव नहीं किया, ब्राउज़र नहीं यूज़ किया, ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा USA में। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ, पाकिस्तान और US में बहुत मेजर डिफरेंस जो आ जाता है डेट ऑफ बर्थ को, आ जाता है कि हम डेट मंथ ईयर लिखते हैं, ये मंथ डेट और ईयर इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। 12/11/2000 कर लें, हमने वही फॉर्मेट फॉलो करना है जो ऊपर आ रहा है। ये नहीं करना कि अब मेरा दिल नहीं कर रहा था किसी की पैदाइश के थे 2001 की तो मैं 01 लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं करना। जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना है, तो हमेशा आपका काम स्मूथ चल जाएगा। वीज़ा टाइप, आप अगर पोर्टल में जाते हैं, अगर आप अपना I-130 अप्रूवल देखें, उसमें लिखा होगा, तो हमारे केस में F4 था तो मैंने F4 लिखा था। इसी तरह फिर आया था कि ट्रैवल हिस्ट्री, और वो कहते हैं 15 साल की ट्रैवल हिस्ट्री आपने बतानी है। एप्लीकेबल है, यस है, नहीं है तो नो है। साथ आपने जिस तरह ऊपर ने कहा है NA, तो मैंने NA नहीं लिखा, क्योंकि मेरी जो थी ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी थी। और अब सवाल ये भी आता है, कहते हैं आपका तो जो AP थी वो तो थी DNA की, तो DS 5535 क्या आ गया। मेरे वक्त में ये आस्ता आस्ता जो है ना, कहते हैं इसकी मोमेंटम पकड़ा था, तो मैंने पहले भर के रखा हुआ था यार मैं जाऊंगा। कौंसलर ऑफिसर ने कहा कि यार हमें सब कुछ, हम आपसे खुश हैं, डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यू, एवरीथिंग, हमने आपका चाहिए DS 5535। मैं कहा ये ले भाई, मेरे पास तो पहले तैयार है। शायद मे बी वो एक्सेप्ट कर लेते, ठीक है प्रोसेस कर लेते, नहीं होगा तो अगर उनको DS 5535 को एज अ टैक्टिक यूज़ करना टू डिले, कुछ नहीं किया जाता, चुप होकर वापस ही आएंगे, लेकिन एटलीस्ट भरा होगा, आके जल्दी उसी दिन में सबमिट करा सकता हूँ। तो जो कंट्रीज़ होती हैं वो लिस्ट वाइज करनी है, ये आपको दोबारा वो टेम्पलेट दे रहे हैं कि अच्छा कि ट्रिप लोकेशन, डेट,
सोर्स ऑफ फंड, लेंथ, सब कुछ अपने ABCD करके लिख लें, 1 2 3 4 करके लिख लें। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जगह कम पड़ जाती है, तो हमेशा जो ऑफिस में किया जाता है, यहाँ पर लास्ट लाइन में आप आएँ, आपके ब्रैकेट डालें ऑन पेज नंबर 4। पेज नंबर 4 कहाँ से मैंने किया डिटर्मन, क्योंकि मुझे पता है कि इसके 3 पेजेस हैं, तो एडिशनल पेज होगा, चौथा ही होगा। ये करना है, उस पेज पर आपने पेज नंबर 4 लिखना है, जो हेडिंग आती है पासपोर्ट एंड ट्रैवल हिस्ट्री, और फिर आपने लिस्ट डाउन करना शुरू कर देना है। इसी तरह कंटिन्यू करी जाना है, करी जाना है। मकसद ये है कि आपने ये नहीं कहना कि हो पेज जगह कम है, मैं ब्रीक ब्रीक करके लिख लूँ पेंसिल से। कोशिश करें कंप्यूटर पर फिल करें, बहुत नीट एंड टाइडी फिल हो जाता है, और पेजेस को अटैच करिए। इसी तरह अगला सवाल आ जाता है, वो कहता है कि कोई और पासपोर्ट आपने कभी होल्ड किया है, पाकिस्तानी ही। मेजॉरिटी ऑफ द रीजंस ये क्यों पूछते हैं कि शौकिया तौर पर बंदा कि अब मैंने ये पासपोर्ट बनाना, मैंने ट्रैवल करना है, पासपोर्ट बनाने के लिए कभी ट्रैवल नहीं कर पाता। हम लोग कलेक्ट करते रहते हैं। मुझे इस तरह एक एक्सपीरियंस याद है कि एक हमारा फैमिली मेम्बर था, तो हम जब नॉर्वे गए तो उनके ना मल्टीपल पासपोर्ट जमा थे। तो वो ऑफिसर ने उठाया उसका ना, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है म्यूज़िक वाला, उस तरह उसको बजाया फिर हंसा, कहता है कि क्वाइट अ कलेक्शन। तो वो तो लाइक ह्यूमर यूज़ कर रहा था जस्ट टू लाइक मेक अ पॉइंट। तो हम पाकिस्तानी को होता है कि लाइक वी हैव मल्टीपल पासपोर्ट, हम कलेक्ट करते रहते हैं। मैंने किया था, जब मेरा पहला पासपोर्ट था वो 5 साल का था, उसके बाद जब रिन्यू करवाया तो मैं 10 साल का कराया। मैं कहा कम से कम एक पासपोर्ट का काम होना, और देखेंगे आगे जाके ज़रूरत पड़ती फिर 10 साल का करवा लेंगे। और इसी तरह अगर USA से आपने पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, तो यहाँ पर पूरी सेपरेट वीडियो है। पाकिस्तान से भी जिस तरह रिन्यू प्रोसेस होता है, तो सब पूरा इन्हें बनाया हुआ है कि अगर आप अब्रॉड हैं, USA, लंदन, किसी भी कंट्री में, तो आप किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं। तो बहुत अच्छी हेल्पफुल वीडियो होगी, जाकर देखें आप उसको। ईजी हो जाएगा आपके, अगर आप रिन्यू करवा रहे हैं USA से पासपोर्ट। सेम अगेन वो कहते हैं कि ठीक है, कंट्री ऑफ इशुएंस क्या है, पासपोर्ट नंबर इसे ना लिस्ट करी जाना है। अगर आई विल बी अमेज्ड कि अगर आप ये पूरा पोर्शन भर के भी आपको एक्स्ट्रा पेज चाहिए, लेकिन अगर जाती हैं पेज 4 पर जगह है, तो उसी तरह कॉपी करें इसको या नीचे रख लें। और तो यहाँ से आपने इसको कॉपी करना है, और पेज 4 डिपेंड करता है, पेज 5 भी आ सकता है, 6 भी आता है। इसी तरह रिलेटिव्स की बात आती है, सिबलिंग्स की आती है, आपने उसको लिस्ट डाउन करी जाना है। ऊपर उन्हें क्राइटेरिया डेटली दिया हुआ है कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, उसका क्या है, फुल है, हाफ है, स्टेप है, अडॉप्टेड है, लिविंग है, डिसीज़ है, सर नेम है, गिवन नेम है, सब कुछ बता रहे हैं। आप उसको फॉलो करिए ना, लिस्ट करिए ना। इसी तरह बच्चों का आता है, बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऊपर एक हमें दिया था, इंडिकेटर दिया था कि अगर वो पहले लिस्ट कर चुके हैं DS-260 में, तो आपने लिस्ट नहीं करना। आते रहना है, रिलेटिव्स के कोई पार्ट आया था दोबारा कि अब स्पाउसेस आए थे हैं, दूसरी तीसरी शादी हो सकती है, पिछले से डिवोर्स हुई है। अगर एक कॉमन सवाल, और कॉमन लोग मिस्टेक करते हैं, जो भी प्रीवियस मैरिजेस होती हैं, अगर डिवोर्स हुई होती हैं, कुछ भी होता है, या उनकी डेथ हुई होती है, उनका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए या उनका डिवोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। लोग इसके बगैर चले जाते हैं। वो लोग जब नादरा में वो पिन करते हैं, उनको डाटा मिलता गया इसकी तो ये दूसरी शादी है। एक कॉमन ग्राउंड होता है AP का कि वो कहते हैं ठीक है, आप हमें ना प्रीवियस जो आपकी शादी थी या उनकी जो भी डेथ सर्टिफिकेट था, आप वो हमें प्रोवाइड कर, AP लग जाती है। आप सोचें सिंपल से एक डॉक्यूमेंट के लिए आप AP में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने गुजार रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने इस केस को रीडअप करें, सोचें कि यार ये डॉक्यूमेंट मेरे से मांग सकते हैं, साथ ले जाएं। इसी तरह एड्रेसेस बहुत क्रूशल चीज़ है। इसमें बहुत कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि जैसे मैंने कहा 15 साल के आपको एड्रेस चाहिए। सबसे इजी होता है कि जब NVC स्टेज पे वो मांगते हैं, पुलिस सर्टिफिकेट मांगते हैं, एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हमने बनाए थे, मैंने बनाए थे, मैंने कहा क्यों, टाइम है बना लो। उससे ये हुआ कि अब मुझे पता है कि मेरी पैदाइश जो इस शहर की है, यहाँ से लेके कितने साल में इस शहर में रहा, दूसरे शहर में गया, वहाँ कितना टाइम रहा, किस घर में रहा, सारी डेट्स मैच कर रही थी। सारा वो मैंने कह लें एक चार्ट बना लिया। उसके बाद जब भी मैं पुलिस सर्टिफिकेट लेना चाहता था, मुझे पता था कि ये डेट्स होनी चाहिए। तो अगर उनका रिकॉर्ड मैच नहीं करता, मैं कहता भाई करेक्शन करो, ये मेरे प्रूफ है कि इसलिए मुझे लगता है कि मैं यहाँ रह रहा था क्योंकि मेरे प्रूफ है। तो सारे पुलिस सर्टिफिकेट भी इन लाइन थे। उसने क्या हेल्प किया कि जब भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन मांगते थे ना, तो मेरी होता कि यार मेरा सोर्स डॉक्यूमेंट पुलिस सर्टिफिकेट है, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं
सर्टिफिकेट्स बन रहे थे उनने वेरीफाई किया हुआ एड्रेस और हमारी इंफॉर्मेशन भी करेक्ट है। अगेन कभी भी आपने जो है ना मेमोरी से नहीं जाना कि यार अब मुझे लगता है कि मेरा ख्याल है कि मैं 1 जून को उस एड्रेस में था, उसमें आप हमेशा मिस्टेक कर देंगे। फिर जिस तरह मैंने कहा था, जब भी कुछ डॉक्यूमेंट की फाइल भेजा करें उसकी कॉपी रखा करें। बहुत से लोग DS-260 में कुछ और मेंशन करते हैं, इधर कुछ और मेंशन करते हैं, इंटरव्यू में जाके कुछ और मेंशन करते हैं, और इस तरह की बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं। इस तरह की कॉमन मिस्टेक्स आपको करनी चाहिए, क्योंकि काउंसलर भी पकड़ लेता है फ़ौरन, कहते हैं यार आपको अपने केस का, आपके अपने एड्रेस का नहीं पता, आपके अपने पूरे नाम का नहीं पता। लोगों के नाम के स्पेलिंग्स होते हैं, डिफरेंट होते हैं। मोहम्मद जो हम हैं उसमें ओ कोई लिखता है, कोई यू लिखता है, कहीं पर कुछ और लिख दिए, कहीं और लिख दिए, वो बिल्ला हो जाए, एक सर्कल में आप फंस जाते हो। इसी तरह फ़ोन नंबर्स का पूछते हैं, 5 साल के फ़ोन नंबर्स का है। नया नया ट्रेंड पाकिस्तान में आया था, उस सिम पर ये पैकेज है, उस पर ये सिम पर पैकेज है, सिम में निकलवाई गए। अब याद कोई नहीं है। अब याद करें, लिखें 5 साल में, लास्ट 5 ईयर में जो भी आपके सिम थे, और उन्हें भी कंडीशन भी लिख दी है कि कौन कौन सी सिम्स हमें रिक्वायर्ड हैं, नंबर हमें रिक्वायर्ड हैं। ईमेल्स का आया था 5 साल का, उन्हें सब पूछ लिया, एजुकेशनल, वर्क, पर्सनल आपने लिखने हैं। सोशल मीडिया बहुत हॉट टॉपिक है, लोग इसको छुपाते हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर किसी को भी गूगल भी इस्तेमाल करना हो तो क्या ये पूरा नाम लिखो, उसके सामने लिख दो इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम निकल आता है। तो और फिर वो उसको ना नैरो डाउन भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसा कोई भी वेबसाइट, एप्लीकेशन जहाँ पर आप क्रिएट, शेयर कर सको वीडियो, फोटो, स्टेटस, ETC, बेतहाशा चीज़ें डाल दी उन्होंने। तो आपने लिखना है, पहले नाम आ जाएगा, कौन सी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब है तो यूट्यूब आएगा, उसका हैंडल आ जाए। हैंडल का मतलब होता है कि उसका इंडिकेटर, जिस तरह इस चैनल का भी है, बासित इन USA है, तो कोई ना कोई हर हर चैनल का इंडिकेटर होता है, वो आपने लिखने हैं, सारे लिस्ट डाउन करने हैं। लोग इस पर बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हमसे मिस्टेक हो गई, लेकिन आई मैं ये नहीं समझता किसी लोग मिस्टेक करते, कुछ सवाल पूछे आपको याद ना आए। और आज के दौर में किसी का यूट्यूब ना हो, किसी का इंस्टाग्राम ना हो, वेरी हार्ड टू बिलीव। और फिर एक लास्ट वीडियो थी जिसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि बैकग्राउंड चेक्स क्या होते हैं, क्या एम्बेसी आपके एरिया में आके पूछते हैं। तो हर केस में नहीं होता। तो पहले तो जाकर वो वीडियो देखें, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, उसमें 2-3 एग्जांपल्स मैंने शेयर की हुई हैं। वो जब देखते ना कि इतना डाटा के अंदर जो है मिस एंड मैच है। हर एम्बेसी के अंदर एक यूनिट होता है, फ्रॉड यूनिट होता है, उसमें स्पेशलिस्ट बैठते हैं जिनने एजुकेशन ये की होती है कि हमने इस तरह के पैटर्न्स, इस तरह के डाटा को हमने उनको हमने कह लें एनालिसिस करना है, उस पर हमने फिर अपनी देखना है कि क्या ये लॉजिक बनती भी है, नहीं बनती। तो जब वो इस तरह रन करते हैं कि कहेंगे कि एक लड़का है 18 साल का है, लाहौर में सारी ज़िंदगी रह चुका है, और इस फ़लाने कॉलेज में पढ़ा है, इस फ़लाने कॉलेज में तो बहुत ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, इसका क्यों नहीं है। फिर वो प्रोब करेंगे, अगर वो देखेंगे यार ठीक है सिर्फ इंस्टाग्राम नहीं मेंशन किया, तो उसने और क्या छुपाया हुआ है, और क्या है। वो बैकग्राउंड चेक कंटिन्यू होता रहेगा, लंबा होता रहेगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में जिसने मेंशन किया हुआ है कि एक अदारा नहीं होता, मल्टीपल अदारों की उसमें चाहिए होती है, कह लें अप्रूवल चाहिए होती है, टू मेक श्योर केस आगे जा सकता है। और दे कंटिन्यू टू प्रोब इनटू इट। जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, उनका जो एजेंडा है फॉर इमिग्रेशन, वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कभी टाइम मिले गूगल करके आप रीड कर सकते हैं। नीचे आ जाए, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री की बात आ जाता है, 15 साल की पूछते हैं उन्हें। लिटरली इससे ज़्यादा इजी टेम्पलेट वो दे नहीं सकते, टेम्पलेट दिया हुआ इसको फॉलो करें। नीचे आ गए सिग्नेचर, डेट आ गई, डेट का भी ख्याल करना है। फिर DS-160 या 260 का बार कोड है, वो आपको जब आप DS-260 फिल करते हैं और सबमिट कराते हैं तो एंड में आती कंफर्मेशन पेज आती है। कई लोग उसको सेव नहीं करते। उसको रिट्रीव करने का तरीका है, आप CESE के पोर्टल पर जाएँ, टॉप पर एप्लीकेशन का एक खाना है, क्लिक करें, वो एप्लीकेशन आई थी आपकी पुरानी वाली, उसको देख सकते हैं, एडिट नहीं कर सकते, स्किप 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 करते रहने में जाके आपका कंफर्मेशन पेज आता है। फिर एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि क्या हमसे मिस्टेक हो गई है, हमारे पटिशनर से मिस्टेक हो गई कि क्या हम DS-260 को ओपन करा सकते हैं। मेरे वक्त में 1 साल बाद वो DS-260 खुद ही ओपन आया था। इसको कहते हैं हम एक्सपायर हो गया, उसको आप रीफिल करते थे। तो 1 साल तक अगर आप AP में बैठे हुए हैं, वो री ओपन होता है, आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं। माइनस मिस्टेक्स हैं तो जैसे हमारे वक्त में बहुत फैमिली थी जिनकी माइनर मिस्टेक थी, वो इंटरव्यू जाते थे,
काउंसलर ऑफिसर को बता कि सर वो उस पेज पर ये ना स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कोई मसला नहीं, उसी वक्त खोलते थे, उसको करेक्शन कर देते थे। बहुत मेजर मिस्टेक्स हैं, तो मैं ऐसी फैमिलीज़ को जानता हूँ जो रीच आउट करते थे एनवीसी को कि यार हमारा DS260 ओपन कर दें उसकी करेक्शन के लिए, क्योंकि अगेन जो फोकस है, जो है डाटा को प्रोवाइड, ठीक डाटा को प्रोवाइड करना, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है, एप्लीकेंट की होती है। इसलिए वो जो छोटे छोटे फाइन प्रिंट्स हैं ये आप रीड किया करें, उसमें ये लिखा होता है, CEC पोर्टल में आप जाते हैं तो वहाँ फाइन प्रिंट सबसे पहले आता है कि भाई अपने केस की अपनी जिम्मेदारी है। तो इसी पर हम पॉइंट पर हम जो एंड करेंगे कि अगर आपके केस में कॉम्प्लिकेशंस हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो सीक प्रोफेशनल हेल्प, किसी लॉ फर्म को हायर करें। मेरी बात या अपनी रिलेटिव की बात या किसी और पुराने बंदे की बात सुन के ना चीज़ को भागा करें। हम लोग बहुत लिमिटेड नॉलेज और एक्सपीरियंस से ही बता सकते हैं, और विद टाइम जिस तरह इमिग्रेशन प्रोसेस चेंज होता है, इट्स क्रेजी। और हमेशा अपनी प्रोफेशनल हेल्प सीक आउट करें, और ख़ुद करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने अपना केस खुद किया था, खुद रीड अप करता था, जो होता है दिन में घंटा 1.5 घंटा में रखा होता था कि फ़लाना कोई चीज़ लॉ मिली है, ये क्या है, फ़लाना ये एक एप्लीकेशन ये क्या है, हर चीज़ प्रिपेयर खुद की होती थी। ख़ास तौर पर जब DNA वाला हुआ था, हार्डली एनी हेल्प, हार्डली एनी हेल्प। तो अपने केस में फ़ोकस किया करें, तो इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। फिर आपने यूएस एम्बेसी की उसी पेज पर जाना है जहाँ से आपने फॉर्म को डाउनलोड किया था। तो सामने ऑप्शंस आ रहे हैं जिसमें एक पहले तो हमें डिसाइड करना है कि आपका इमिग्रेशन वीज़ा था या नॉन इमिग्रेशन था। डिपेंडिंग जो आपको एप्लीकेबल है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। सर ने गिवन नेम देना है, उसके बाद अपना ईमेल डालना है। कोशिश कीजिएगा वो ईमेल यूज़ कीजिए जो आपने DS260 पर अपने प्रिंसिपल एप्लीकेंट का लिखा हुआ है। इसके अलावा फाइल को अपलोड करना और सबमिट कर देना, और इस तरह आपका लास्ट स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकॉन। अगर आपके कोई सवाल है या टॉपिक सजेस्ट करें तो कमेंट सेक्शन में लिखा करें, इंशाल्लाह नई वीडियो को एड्रेस कर लेंगे। यहाँ पर मेरा एक इंस्टाग्राम पेज आ रहा है जिसको जाकर पहले फॉलो करें, DM में स्लाइड करके अपने प्राइवेट नेचर का सवाल पूछें। अगर प्राइवेट नेचर का नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछा करें, सही होता है कि कोई और भी आपकी उसको एड्रेस कर सकता है, अपनी एक्सपीरियंस है। तो ज़िंदगी तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक मैं इजाज़त नहीं, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, पीस आउट। Hold me close till I get